Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 है और जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थ्योरी. आज का लेक्चर थोड़ा सा खास लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा खुश्क सा हो सकता है. और ये पूरी वीडियो आप जब देखेंगे तो इस लेक्चर की आपको समझ आएगी. और सेकेंडली ये है कि चीज़ें जो हैं जब तक आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, उनके उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो डेयर्स वो टॉपिक जो एक प्रैक्टिकल नोयत का होता है वो आपको समझ नहीं आएगा. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हम शुरू करते हैं और आप अपनी तवज्जो को लेक्चर की तरफ मरकूज करें. आज हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी. बोहर का पूरा नाम है नील बोहर एंड ही प्रेजेंटेड दिस थ्योरी इन 1913. बिफोर गोइंग अहेड ऑफ दिस टॉपिक, वी विल do little introduction about Niels Bohr. Niels Bohr was Danish physicist. He joined Rutherford in 1912 for his research work, and in 1922 he was awarded for Nobel Prize. तो ये तो था थोड़ा सा इसका लिटिल इंट्रोडक्शन नील बोहर का. नील बोहर ने सबसे पहले ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया. ऑर्बिट्स क्या है? ऑर्बिट्स वो रास्ते हैं, दिस इज द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है अपनी मुस्तकिल पोजीशन को रखते हुए, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट गिवन बाय रदरफोर्ड एंटायरली. ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं. तो ये तीन नाम जब भी आपके सामने आएंगे, ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है या शेल है, तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज. इसका एक ही मतलब है कि वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. Secondly, quantum. What is the meaning of the quantum? This word was used in this theory. Quantum. Quantum is what? Quantum is the least energy, the small amount of energy. वो एनर्जी है जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को छोड़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उस दौरान वो एनर्जी जो वो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. अब रिलीज कब करेगा, एब्जॉर्ब कब करेगा, वी विल डू इट फर्दर इन डिटेल. तो वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटम. क्वांटम जो है ये क्वांटाइज्ड होती हैं चीज़ें, इनको गिना जा सकता है. और क्वांटम का प्लूरल है क्वांटा. इसके 5 पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो यही है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने जो एग्जाम्पलीफाई किया, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया with the help of hydrogen atom, because this is a very simple element and it has very simple atom, only one electron. We can understand this theory with the help of hydrogen in a very easy way. Second जो इसका postulate है वो ये कहता है कि जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट विल नेदर लूज द एनर्जी नॉर गेन द एनर्जी. इसका तीसरा जो पोस्टुलेट है पेज नंबर 33 पे है, पीटीबी केमिस्ट्री की बुक जो है, कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन
अपने ऑर्बिट को लीव करेगा व्हेन इट विल गो फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट से यानी 3 वाले से 2 में आ गया, तो इट विल रिलीज द एनर्जी ऑलवेज। और जब वो नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को जज़ब करेगा। इसका जो चौथा पोस्टुलेट है, अब हम आते हैं कि जो रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में कहा। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एनर्जी लूज भी करेगा, रिलीज भी करेगा। अब यहाँ पर बोहर कहता है कि एनर्जी रिलीज और बोहर एब्जॉर्ब करने की एक शर्त है, और वो ये है कि इसको अपना ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा। अगर ये अपना ऑर्बिट छोड़ता है, मसलन ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाता है या ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो फिर जो रदरफोर्ड की थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बोहर कह रहा है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रदरफोर्ड वाज रॉन्ग। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में फर्क है। जितना भी कोई शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे कम जो के जो शेल है, इट हैज द लोएस्ट एनर्जी। एल की जो एनर्जी है, इट इज लिटिल मोर देन के, एंड इट हैज मोर एनर्जी वैल्यूज कंपैरेटिवली एल एंड के बोथ। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर, तो ये एनर्जी हमेशा क्या करेगा? एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, यानी कि एम से एल में जाएगा, तो एनर्जी हमेशा रिलीज करेगा। दोनों सूत्रों में वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन में होगी। अब इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस साइन इज यूज फॉर डिफरेंस डेल्टा, और ये ई जो है इस शेल में और इस शेल में जो एनर्जी का फर्क है वो E2, ये E2 है, इसको हम E2 लेते हैं, इसको हम E1 लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड H mu। H इज अ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की जो थ्योरी थी, उसकी काफी कंट्रीब्यूशन है नील बोहर की थ्योरी को सपोर्ट करने में और इसकी एग्जिस्टेंस के अंदर। अगर प्लांक्स की थ्योरी ना होती तो नील बोहर प्रोबेबली काबिल ना होता कि वो अपनी थ्योरी को पेश कर पाता। तो प्लांक्स हैज अ वेरी कंट्रीब्यूटिव पार्ट इन दिस थ्योरी। H की जो वैल्यू है, ये जो H है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.63 10 to raise power -34 joule second, and this second sign is frequency. H is a Planck's constant. He was German physicist. In 1918, he was awarded for Nobel Prize, and he presented his theory, which is known as quantum theory. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी उसमें ये पढ़ा कि नील बोहर का इंट्रोडक्शन क्या है, ये रदरफोर्ड की जो स्टूडेंटशिप में कब आया और कब इसको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़, और कब इसने ये थ्योरी पेश की। इसके कितने पास्टुलेट हैं? इसके टोटल 5 पास्टुलेट्स हैं। 3 पास्टुलेट्स इसके जो है वो थ्योरी के अकॉर्डिंगली हैं, और 2 जो लास्ट पास्टुलेट्स हैं वो इसके थोड़े से लिटिल बिट प्रैक्टिकल्स नोट के हैं, जिनमें एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी, और लास्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम
mvr is equal to nh over 2 pi. mvr is equal to nh over 2 pi. M is the mass of the electron, v is the velocity of the electron, r is the radius. Suppose that यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये रेडियस होगा, फर्स्ट शेल का रेडियस है, फिर सेकंड शेल का रेडियस है और फिर थर्ड शेल का रेडियस है। तो रेडियस जो है ये न्यूक्लियस का और जो शेल इसके बाहर होगा उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहेंगे। n इज द नंबर ऑफ द शेल, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। and h is a constant value, Planck's constant. Pi is also constant value 3.14 and 2 is also constant digit. So mvr is equal to nh over 2 pi. In our next lecture we will try to solve even then one or two numericals regarding this point. तो ये हमारा आज का लेक्चर था बोहर एटॉमिक थ्योरी और इसके अंदर हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर कई लोग ऐसे हैं, कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया। जैसे कि इसमें पहला नाम जे थॉमसन का था, सेकेंडली कैडविक है, फिर रदरफोर्ड है और फिर ये हम पढ़ रहे हैं बोहर को। तो एक छोटा सा क्यूरी टाइप क्यूरी आपसे पूछ सकता है, भाई कोई बंदा पूछ सकता है कि इसके पहले तो बताएं पॉस्टुलेट्स कितने हैं, फिर बताएं डेल्टा इससे क्या मुराद है। तो डेल्टा से मुराद डिफरेंस है, एच से मुराद प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक क्वांटम थ्योरी किसने पेश की? क्वांटम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय प्लांक्स। प्लांक्स कहाँ के रहने वाला था? ही वाज फ्रॉम जर्मन। और बोहर कहाँ के रहने वाला था? ही वाज फ्रॉम डैनिश। एंड इसको नोबेल प्राइज कब मिला? 1922 के अंदर, व्हेन बोहर एटॉमिक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड in 1913. So what was the difference between Rutherford atomic model and Bohr atomic model? So we will, in our next lecture we will do the specific differences in both theories. So I hope you listen this lecture very carefully. अगर आपका कोई भी सवाल है जो आपको समझ नहीं आया, आप लाजमी उसको कमेंट में शेयर करें और 030049221185. This is my number. If you make a call, so it will be a very happy moment for me. तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा।